कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th में आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। ये फर्स्ट पेपर हमारा आज का चलेगा। और फर्स्ट पेपर में कौन कौन से यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, A to Z सब कुछ आपको मिलने वाला है। और एक बार प्ले स्टोर पर जरूर कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में देख लीजिएगा कि यदि आपका सेकंड पेपर किस पेपर का कंटेंट कम अपलोड हुआ है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ज्योग्राफी के लिए वोट किया है आप लोगों ने पोल क्वेश्चन पर कम्युनिटी पेज पे, तो आप अपना पसंद का पेपर का वो पोल कीजिए और अपने आप कमेंट भी में बताइए कि किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। तो ज्योग्राफी के वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो इसमें भारत में राष्ट्रवाद, ये हमारा फर्स्ट पेपर है MJP रूलखंड यूनिवर्सिटी के अनुसार। हालांकि ये अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा जहाँ भी हिस्ट्री अगर आपने लिया है, ठीक है। इसको नेशनल इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न एंड टॉपिक, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा 5 लोगों तक, जिससे कि वो लोग इसका लाभ ले सकें। क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर, इसका पैटर्न भी समझ लेंगे हम, ठीक है। और इंग्लिश लिटरेचर सभी सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना जाके है। हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स नाम से एप्लीकेशन है, उस पर आप किसी भी सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़िएगा, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सारी A to Z। तो चलिए अब करते हैं। यहाँ पर आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि MJP रूलखंड विश्वविद्यालय में BA तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5th पेपर फर्स्ट भारत में राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ संभावित प्रश्न यानी टॉपिक्स के आधार पर उन प्रश्नों को परीक्षा में जिनका आने का जो रेशियो रहेगा या उनके आने की संभावना सर्वाधिक रहेगी, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद पर आधारित कुछ प्रमुख टॉपिक्स एंड संभावित प्रश्न, जो प्रश्नों को आने की संभावना रहेगी। जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो इस पर क्या पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण क्या थे, 1857 का विद्रोह या भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रभाव कैसे पड़ा है इसका, तो ये पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। इस तरीके से आपको कर लेना है। प्ले लिस्ट हर हाल में ओपन करनी है और अपने दोस्तों में वीडियो भेजना भी है। आप किसी भी स्ट्रीम से करिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 4K कंप्लीट करा दीजिएगा, जिससे कि चैनल ग्रो होता रहे। अगला पॉइंट आपका है इसी में टॉपिक, आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि वर्तमान भारत में उस समय कौन कौन से आंदोलन हुए थे उनके बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और उसके प्रारंभिक उद्देश्य ये पूछ सकता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ और उसके जो प्रारंभिक उद्देश्य थे वो क्या थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट आपका है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो इन लोगों के जो हमारे जो भारत के जो महापुरुष हैं या जो समाज सुधारक हुए उनके बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में पूछ सकते हैं, उसमें आप असहमति का असर क्या था। तो ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन के बन जाते हैं। अगला पॉइंट आपका है टॉपिक महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सिलेबस भी अपलोड है, सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो जरूर प्ले स्टोर पर विजिट कीजिएगा। सिलेबस के साथ में काफ़ी चीज़ें अपलोडेड है। महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। असहमति के विरोध में महात्मा गांधी जी ने आंदोलनों की भूमिका, जैसे असहमति आंदोलन, नमक सत्याग्रह किया, तो ये आप इनके बारे में पूछ सकते हैं। या गांधी विचारधारा क्या थी, उनका सामाजिक आंदोलन के बारे में क्या विचार था या उनका क्या योगदान था, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख आंदोलन। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख आंदोलन, असहमति आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी चर्चा करें। तो इस पर क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके आते हैं नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्वाइट इंडिया एंड उसका प्रभाव, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये टॉपिक आपके जो भी हैं अपने, अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है तो उसमें मैच कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप प्ले लिस्ट ओपन करिएगा, प्ले लिस्ट में सब कुछ A to Z आपको मिल जाएगा। नंबर 5 आता है भारत विभाजन और राष्ट्रवाद। तो भारत विभाजन के कारण क्या थे और इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। विभाजन के समय उभरे हुए संघर्षों का विश्लेषण, यानी जब विभाजन हुआ था तो उसमें किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा हमारे देश को और हमारी भारतीय जनता को, तो उसको आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है।
अगला आपका टॉपिक है संविधान और भारतीय राष्ट्रवाद। संविधान और भारतीय राष्ट्रवाद, इसमें पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, कैसी कमेटी बनी थी, कौन कौन सदस्य था, या किसी भी व्यक्ति का आधार पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। तो ये क्वेश्चन आपके टॉपिक हैं। और अब बात करेंगे जो प्रश्न आपके आ सकते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रवाद का परिचय। और आपके लिए कुछ साउंड आ रहा होगा, तो भाई माह का महीना चल रहा है, लोग अपने कुछ धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, तो वीडियो बनाने में दिक्कत काफ़ी हो रही है, जिससे कि आपका साउंड वीडियो में ना आए, लेकिन फिर भी आ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा, जैसे पहले यह क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के उद्देश्य और इसके द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए, या प्रयासों पर विस्तारपूर्वक निबंध लिखिए, या विस्तारपूर्वक समझाइए। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, महात्मा गांधी के असहमति आंदोलन का उद्देश्य क्या था और उसके परिणाम क्या रहे, ऐसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। जब भारत को विभाजन किया गया था, भारत से बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और म्यांमार का, तो उसके बारे में आप क्या विचार करते हैं, उसके बारे में बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद में क्या योगदान रहा, या उनके योगदान का विश्लेषण कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं और उनके योगदान। इनकी स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ पुरुषों ने ही उसमें मतलब भाग लिया था, उसमें महिलाएं भी पीछे नहीं थीं, उन्होंने भी अपने स्तर से जो वो कर सकती थी उस आंदोलन में उन्होंने भरपूर सहयोग किया। तो इसका अब चलिए देखते हैं हिस्ट्री। मोटा मोटा समझ लेते हैं कि हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री है तो इसको जानना भी ज़रूरी है। भारत का इतिहास संक्षेप में समझाइए। इसमें मैंने आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद में क्वेश्चंस को भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं विविध है, यानी बहुत बड़ा है, जो हज़ारों वर्षों से विकसित हुआ है। और इसे समझने के लिए हमें निम्नलिखित कालखंडों के आधार पर समझ सकते हैं, या उसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है प्राचीन काल, लगभग 300 ईसा पूर्व, यहाँ 33 नहीं है, 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय इसमें दिया जाता है। लिखा है, प्राचीन भारत की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, जो आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली हुई है। राजस्थान है, पंजाब है, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान में, हमारा पश्चिम, इसके बाद में पाकिस्तान लग जाता है, तो पाकिस्तान में भी है और कुछ पश्चिमी भारत में भी है। ये सभ्यता उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और लेखन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद आर्य सभ्यता का उदय हुआ, जिनमें वेदों का संकलन हुआ तथा भारतीय धर्म, संस्कृति और भाषा की नींव पड़ी। ठीक है। महाजनपदों तथा बौद्ध जैन धर्मों का इसी काल में उदय हुआ। ठीक है। तो ये हाईलाइटेड है कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ था, प्राचीन काल में हुआ। ठीक है। बात करते हैं मध्यकालीन की। तो मध्यकालीन 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक चला। अब मध्यकाल में क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं फटाफट। इस काल में विभिन्न साम्राज्यों का उत्थान हुआ, इनकी उनकी शुरुआत हुई, जैसे कि मौर्य साम्राज्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने स्थापित किया, का प्रभावी शासन था, इन्हीं बहुत ही बलशाली शासन रहा। बाद में गुप्त साम्राज्य आया, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को कहते हैं, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इन्हीं स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय कला, विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इनकी जो गुप्त साम्राज्य में विज्ञान, गणित और कला, इसमें काफ़ी विकास हुआ। ये बहुत, ये क्षेत्र काफ़ी विकसित हुए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड जो हमारा है पार्ट, वो है मुस्लिम शासकों का युग। ये 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। ठीक है। तो 12वीं शताब्दी से ही भारत में मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और बाद में मुग़ल साम्राज्य का निर्माण हुआ। इस मुग़ल शासकों के अधीन भारत में कला, स्थापत्य, संस्कृति का महान विकास हुआ, यानी काफ़ी तेज़ी से विकास चला, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है ताजमहल स्मारक इसमें शामिल है। तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में आपके जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हो, तो एक बार प्ले जरूर कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, और विजिट करने के बाद में आपको जो भी चीज़ कंटेंट चाहिए
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि सेमेस्टर सेकेंड 4 और 6 को बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिस जिस जगह आपके यूनिवर्सिटी में पेपर हो गए हैं तो कमेंट में आप बताइएगा कि आपके किस किस यूनिवर्सिटी से पेपर आपके फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट एग्जाम हो चुका है, तो हम फटाफट 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर और आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अब हमारा चौथा पॉइंट है औपनिवेशिक काल, जो कि 1526 से 1947 तक चलता है। इसको हम आधुनिक काल के शब्द से भी मतलब संबोधन कर सकते हैं। तो 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियाँ विशेष रूप से पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, डच भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्से पर अपना स्थापत्य जमाया और ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना दिया, यानी अब वो ब्रिटिश का हो गया है। इस दौरान भारत के कई आंदोलन हुए, जैसे कि 1857 का विद्रोह, जो भारतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की प्रथम इकाई माना जाता है, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, पॉइंट्स हमारा 5th है स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता 1857 से लेकर 1957 तक, 1947 तक। क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और कठिन यात्रा थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति तथा विरोध के कई आंदोलनों को ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, जैसे कि सत्याग्रह, असहमति, विभाजन के बावजूद भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। विभाजन के दौरान क्या हुआ था कि पाकिस्तान और भारत के बीच बड़ी संख्या में शरणार्थियों का पलायन हुआ और साथ में हिंसा भी हुई, जिस पर कई मूवियाँ बनी, जिसमें गदर मूवी जो काफ़ी फेमस हुई। ठीक है, तो ये आपके हिस्ट्री को मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। ठीक है, आधुनिक काल क्या है हमारा, ये आ गया। आधुनिक काल 1947 से वर्तमान, यानी सन 1947 से लेकर अब तक का। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में एक गणराज्य के रूप में खुद को स्थापित किया भारत ने। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ और भारत ने लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाया, यानी कि आगे बढ़ा, और ये काल औद्योगिकीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का काल रहा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का इतिहास एक विविध और समृद्ध परंपरा को दर्शाता है, जिसमें धर्म, संस्कृति, राजनीतिक और विज्ञान में अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। भारतीय इतिहास का एक विशाल भारत का इतिहास एक विशाल समुद्र की भांति है, समुद्र की तरह है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। पर इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो कॉन्टेक्ट हैं, गद्य है के रूप में, साहित्य के रूप में उपलब्ध हैं, उनके द्वारा हम भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्वेश्चन था आपका पहला, और यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। फटाफट आपको हम बता रहे हैं कि जल्दी से इसमें क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं, वो आपके सारे क्वेश्चन जो बताए थे मैंने उनके आधार पर बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन था ये, सन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे। ठीक है, तो यहाँ हमें परिणामों की चर्चा कर रही है। सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सत्ता की भूमि से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से लेकर की गई थी। ये क्रांति अपने उद्देश्य को सफल करने में कामयाब नहीं हो सकी, परंतु फिर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास का महत्व बहुत अधिक रहा, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप या इसके परिणाम जो थे, भारत के प्रति अंग्रेजों की नीतियाँ और भारत के राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से बहुत दूरगामी रहे। सन 1857 की क्रांति के महत्व व उनके परिणामों की विवेचना हम निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर हम कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होती है। शासनकाल का अंत हुआ। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की सरकार की नीति में भी परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सन 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक कानून पास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासनकाल के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया। साथ ही उसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया। भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के नाम से होगा। ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार ने जो था अपना लागू किया। साथ ही देसी रियासतों की नीति में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? 1858 से ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार किसी भी देसी राज्य को हड़पने का प्रयास नहीं करेगी और ना ही किसी के धर्म में हस्तक्षेप करेगी। अंग्रेज़ों को भी यह ज्ञात हो गया कि अब देसी
राजा हमारे मित्र हैं, यानी कि दोस्त हैं, सखा हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें टॉपिक है वो है सैनिकों के संगठन पर प्रभाव। भारतीय सैनिकों को जाति व धर्म के आधार पर संगठित किया गया, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता की भावनाएं विकसित ना हो सकें। यानी जाति आधार पर उनको चुना गया जिससे वो आपस में ना मिल सकें। सेवा में अंग्रेज शरीर को सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और उच्च पदों पर द्वारा भारतीयों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया। यानी जो उनकी सैनिक जो सेनाएं थीं उनमें उच्च पदों पर जो था भारतीय सैनिक नहीं रखते थे, वो वहाँ पर अपना अंग्रेज़ों को ही रखा करते थे वो। अगला पॉइंट इसमें है कि परस्पर घृणा और फूटवादी नीति, यानी कि फूटवादी या कूटवादी नीति चली। 1858 की क्रांति के अनुसार परिणाम स्वरूप भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति और अंग्रेज़ों में भारतीयों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष भावनाएं बढ़ती गईं। अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय सैनिकों के बीच सांप्रदायिक द्वेष पैदा किया गया, यानी धार्मिक फसाद फैलाया गया। उसके साथ अंग्रेज़ों द्वारा सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध उनको भड़काया गया, ठीक है। और ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि ये जातियां एक दूसरे की दुश्मन हैं, जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद किया था। क्या किया था? फूट डालो और शासन करो, यानी कि फूट डालो, नीति करो। अंग्रेज़ों ने अपनी इसी नीति को आधार बनाया और वह अंग्रेज़ के खिलाफ अपने लोगों की प्रति वफादारी ना कर सके। अगला क्वेश्चन टॉपिक आपका इसी में पॉइंट है, राष्ट्रवाद का जन्म एवं विस्तार। सन 1857 की क्रांति के बाद से ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तथा लोग राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के विषय में सोचने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना होने के बाद ये सेट हो गया कि भारतीय सैनिक साहसी और प्रतिभा संपन्न हैं, जो बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकते हैं और उसको चकनाचूर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। और भारतीय जनता ये समझ चुकी थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा यह नीति अपनाना उनके प्रति अत्याचार व शोषण, फूट दलों को नीति अपनाकर हमें अपने आप को गुलाम बनाना चाहते हैं और इसी गुलाम की जंजीर को तोड़ने का हम लोगों के प्रत्येक का कर्तव्य है। सभी लोगों को मिलकर ही तोड़ना पड़ेगा। प्रशासन का केंद्रीकरण क्या किया गया इन्होंने? सन 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर क्या किया इन्होंने? एक मंत्री का पद नियुक्त कर दिया, ठीक है। क्या किया उसमें? उसका गवर्नर जनरल उसकी काउंसलिंग पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। शासन का पूर्ण शासन जो है मंत्री पद का निश्चय किया गया और इस बार वार्षिक रिपोर्ट भारत मंत्री तय करता था तथा, ठीक है, यानी कि जो वार्षिक रिपोर्ट होती थी शासन की वो भारत का मंत्री तय करता था और उसे ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करता। भारत की जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना, यानी भारत में 3 प्रकार की सेनाएं थीं, पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो चुकी थीं, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी से किस यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चुके हैं वो कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम आपका सेमेस्टर 2, 4 और 6 को फटाफट शुरू कर सकें। थैंक यू।